कल हम पढ़ रहे थे ऑर्डर 32 का रूल 9 या ऑर्डर 32 है सूट बाय और अगेंस्ट माइनस एंड पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड के जो पार्टीज हैं वो या माइनर हैं या अनसाउंड माइंड है। सूट उनकी तरफ से या उनके खिलाफ है, वो पार्टी है एज ए प्लेंटिफ एज या एज ए डिफेंडेंट। तो उसमें हम रूल 9 डिस्कस कर रहे थे। रूल 9 था रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, और इससे पहले था रूल 8 जो कि रिटायरमेंट ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड था। रिटायरमेंट में था कि अनलेस अदरवाइज ऑर्डर बाय द कोर्ट ए नेक्स्ट फ्रेंड शैल नॉट रिटायर विदाउट फर्स्ट procuring a first fit person to be put in his place and giving security for the cost already incurred। कि कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड है उस वक्त तक अपनी जिम्मेवारी से रिटायर नहीं होगा, फारिग नहीं होगा, जब वो अपनी जगह पर अपना कोई फिट मुनासिब मुतबादिल न देकर जाए। ठीक है ना भाई। रिटायरमेंट कब है? जिसमें मेनली एक पॉइंट ये है कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट है। सेकेंडली हम अब आते हैं रिमूवल रूल 9 पर, रिमूवल ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड, जिस पे हम कल स्टॉप कर गए थे। और फॉर्मली तो हमने कंप्लीट कर लिया था रूल 9, लेकिन सेटिस्फाइंगली नहीं था, मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं था, तो लिहाजा अब हम रिपीट कर देते हैं। रूल 9 है रिमूवल के लिए। ये बता रहा है कि वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ ए माइनर इज एडवर्स टू दैट ऑफ द माइनर, के जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसका जो इंटरेस्ट है वो माइनर के इंटरेस्ट के खिलाफ हो गया है या खिलाफ है। जब उसका इंटरेस्ट ही उसके खिलाफ है तो ऑब्वियसली वो माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सेकंडली, or where he is so connected with a defendant whose interest is adverse to that of the minor as to make it unlikely that minor's interest will be properly protected by him। कि जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो डिफेंडेंट से इतना मिला हुआ है, इतना क्लोज है कि बहुत ही कम इम्कान है इस बात का, या यूं समझें कि न होने के बराबर है कि वो माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। अस्सलाम वालेकुम। कि वो जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो डिफेंडेंट से इतना मिला हुआ है, इतना क्लोज है, और ऑब्वियसली जो डिफेंडेंट का इंटरेस्ट है वो प्लेंटिफ के इंटरेस्ट, जो माइनर प्लेंटिफ है उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो अब क्योंकि जो माइनर है उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो डिफेंडेंट के इतना क्लोज है कि बहुत इस बात का कम इम्कान है कि वो नेक्स्ट फ्रेंड माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। और वेयर ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, या वो सिचुएशन जिसमें वो अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेवारी जो है नेक्स्ट फ्रेंड के हवाले से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, और ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ द सूट सीज टू रिजाइड विद इन पाकिस्तान, या अभी सूट पेंडिंग में है, वो पाकिस्तान से बाहर चला गया है। ठीक है। और फॉर एनी अदर सफिशिएंट कॉज application may be made on behalf of the minor or by a defendant for his removal, या किसी और सफिशिएंट काज के बिना पर जो माइनर है उसके ब्याह पर एप्लीकेशन मूव की जा सकती है कि नेक्स्ट फ्रेंड को हटाया जाए, या खुद डिफेंडेंट की तरफ से भी उसके रिमूवल के लिए एप्लीकेशन आ सकती है। अब डिफेंडेंट की तरफ से किस सूरत में किस रीजन पे एप्लीकेशन आएगी कि मसलन अगर नेक्स्ट फ्रेंड आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है, तो मीन्स जो मैटर है वो प्रोसीड ही नहीं होगा नेक्स्ट फ्रेंड के बिगैर
मैटर प्रोसीड ही नहीं होगा। अगर कोई ऑर्डर वगैरह पास हुआ तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा उस पर, माइनर पर, वो सेटिसाइड हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में डिफेंडेंट भी खुद एप्लीकेशन दे सकता है। एंड द कोर्ट इफ सेटिस्फाइड ऑफ द सफिशिएंसी ऑफ द कॉज असाइंड मे ऑर्डर द नेक्स्ट फ्रेंड टू बी रिमूव्ड अकॉर्डिंगली। और ये जो एप्लीकेशन अब आई है तो कोर्ट अगर उनके रीजन से, उसके काजेस से सेटिस्फाई हो जाती है तो कोर्ट उस नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव कर देगी अपनी जिम्मेवारी से। एंड मेक सच ऑर्डर अदर ऑर्डर एज टू द कास्ट एज इट थिंक्स फिट या कोई और मुनासिब ऑर्डर जो कोर्ट समझे वो पास करेगी। सेकंड पार्ट है कि वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड इज नॉट ए गार्जियन। फर्स्ट पार्ट में इन कॉजेज, इन के बिना पर, इन ग्राउंड्स के बिना पर रिमूवल था। सेकंड पार्ट थोड़ा डिफरेंट है रिमूवल के हवाले से, लेकिन थोड़ा डिफरेंट कि वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड इज नॉट ए गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट इन दिस बिहाफ। किस यूं समझे कि एक माइनर है और अभी तक कोई लिटिगेशन वाला मामला नहीं है, लेकिन क्योंकि माइनर है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उनकी देखभाल के लिए, उसको माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्जियन की जरूरत पड़ती है। तो कोर्ट या किसी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने गार्जियन अपॉइंट किया है या डिक्लेयर किया है। ठीक है, मसलन बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई थी, तो बेनजीर भुट्टो के बाद क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो छोटे थे, तो फरियाल टालपुर जो उनकी फूफी थी उसको गार्जियन अपॉइंट किया गया था। ठीक है, ये तो अभी जस्ट एक फेमस केस हुआ, तो क्योंकि फेमस है तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो अब रूल 9 के सब रूल 2 के मुताबिक कि अगर माइनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्जियन, किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने या कोर्ट ने गार्जियन डिक्लेयर किया हुआ है। अब आगे चल के क्या हुआ कि सूट का मामला आ गया, लिटिगेशन का मामला आ गया, माइनर की तरफ से सूट दाखिल करना पड़ा। और सूट दाखिल करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी कि माइनर सूट दाखिल करेगा थ्रू द नेक्स्ट फ्रेंड, और उसने थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड सूट दाखिल कर दिया। लेकिन ये जो नेक्स्ट फ्रेंड था वो कोई और पर्सन था जो ऑलरेडी अपॉइंटेड या डिक्लेयर्ड गार्जियन है, वो नहीं है। ठीक है, अब ये सब रूल 2 बता रहा है कि वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड इज नॉट ए गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट इन दिस बिहाफ, कि जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो गार्जियन नहीं है। And an application is made by a guardian so appointed or declared who desire to be himself appointed in the place of the next friend. अब वो जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड गार्जियन या अपॉइंटेड गार्जियन है उसने एप्लीकेशन मूव की है और वो चाहता है कि उसको ही नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट किया जाए। ठीक है, वो नेक्स्ट फ्रेंड बनना चाहता है और वो कह रहा है कि इस नेक्स्ट फ्रेंड को हटा के मुझे रखा जाए। The court shall remove the next friend unless it consider for reason to be recorded by it. तो कोर्ट ऐसी सूरत में उस नेक्स्ट फ्रेंड को हटा देगी, अनलेस कि कोर्ट समझे कि नहीं कि गार्जियन जो है जिसने एप्लीकेशन मूव की है इसको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, या ये अपॉइंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कोर्ट उसके रीजन बताएगी, मेंशन करेगी अपने ऑर्डर में। वेरी सिंपल और वेरी पॉजिटिव एग्जांपल लें, शायद पहले भी डिस्कस किया था कि समझे जो गार्जियन है वो मामू है, जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो चाचा है। ठीक है, और समझे फादर नहीं है उसका। तो मामू समझे ऑलरेडी अपॉइंटेड गार्जियन है और जो चाचा है वो नेक्स्ट फ्रेंड बना है। अब मामू एप्लीकेशन दे रहा है, गार्जियन एप्लीकेशन दे रहा है कि नेक्स्ट फ्रेंड को हटाकर, माइनर के चचा को हटाकर उसको ही नेक्स्ट फ्रेंड बनाया जाए। ठीक है, अब ये रूल कह रहा है कि कोर्ट नेक्स्ट फ्रेंड को हटा देगी अनलेस के कोर्ट समझे कि नहीं जो गार्जियन है उसको उसको नेक्स्ट फ्रेंड नहीं बनना चाहिए। अब क्यों नहीं बनना चाहिए या क्यों बनना चाहिए, कोर्ट उसके रीजन बताइए, जिसका वेरी एक सिंपल एग्जांपल हम यूं भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो मामू है वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, चचा पढ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, मसलन चचा, अच्छा समझे दोनों पढ़े लिखे हुए हैं, दोनों पढ़े लिखे हुए में से समझो चचा जो है वकील है, उसको लॉ की का
ज्यादा इलम है। तो इस तरह डिपेंड करता है रीजंस पर कि क्या रीजंस है। तो कोर्ट उन रीजंस से अगर एग्री होती है तो नेक्स्ट फ्रेंड को हटा के जो ऑलरेडी अपॉइंटेड या डिक्लेयर्ड गार्जियन है और जिसने एप्लीकेशन मूव की है उसको नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट करेगी, अनलेस के कोर्ट ये समझे कि उसको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। That the guardian ought now to be appointed the next friend of the minor and shall thereupon appoint the applicant to be next friend in his place upon such terms as to the cost already incurred in the suit as it thinks fit. अगर ऐसी बात नहीं है और कोर्ट समझती है कि ये एप्लीकेंट जो ऑलरेडी गार्जियन डिक्लेयर्ड है, गार्जियन अपॉइंटेड है, इसको ही होना चाहिए, तो नेक्स्ट फ्रेंड को रिमूव करके इसको अपॉइंट कर देगी। रूल 9 में रिमूवल था, रूल 8 में था रिटायरमेंट, और रूल 10 बता रहे स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑन रिमूवल ईटीसी ऑफ नेक्स्ट फ्रेंड। ऑन द रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ ए माइनर, रिटायर हो गया है, रूल 9 के तहत रिमूव कर दिया गया है, या नेक्स्ट फ्रेंड की डेथ हो गई है, रिमूव भी नहीं किया गया, रिटायर भी नहीं किया गया, लेकिन अचानक डेथ हो गई। Further proceeding shall be stayed until the appointment of a next friend in his place. तो की जो फर्दर प्रोसीडिंग है उसको स्टे कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा जब तक के नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट न किया जाए। Where the pleader of such minor omits within a reasonable time to take steps to get a new next friend appointed, अगर वो माइनर का जो वकील है उसने देर कर दी है, ठीक है, यूं समझें क्योंकि नेक्स्ट फ्रेंड अब नहीं है तो नेक्स्ट फ्रेंड की अपॉइंटमेंट के लिए कोर्ट को अप्रोच करने में देर की है, उसके लिए उसने कोई स्टेप्स नहीं उठाए हैं। एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द माइनर और इन द मैटर इन इश्यू मे अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वन। तो कोई भी ऐसा शख्स जो कि माइनर में इंटरेस्टेड है या वो मामला जो कोर्ट में चल रहा है उस मामले में इंटरेस्टेड है, वो अप्लाई कर सकता है फॉर द अपॉइंटमेंट एज नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ द माइनर, कि उसको माइनर का नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट किया जाए, एंड द कोर्ट मे अपॉइंट सच पर्सन एज इट थिंक्स फिट। तो ऐसी सूरत में कोर्ट उसको बतौर माइनर अपॉइंट बतौर नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट करेगी। तो 10 में था स्टे ऑफ प्रोसीडिंग के जब नेक्स्ट फ्रेंड नहीं है, रिटायर हो गया, रिमूव कर दिया गया या उसकी डेथ हो गई। अब 11 में है कि रिटायरमेंट, रिमूवल और डेथ ऑफ गार्जियन फॉर द सूट, कि जो गार्जियन था वो उस रिटायर हो गया या रिमूव कर दिया गया या उसकी डेथ हो गई है। Where the guardian for the suit desire to retire or does not do his duty, or where other sufficient ground is made to appear, the court may permit such guardian to retire or may remove him and make such order as to the cost as it thinks fit. अगर गार्जियन रिटायर होना चाह रहा है या गार्जियन अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा, अगर रिटायर होना चाहता है और समझे कि कोर्ट ने उसे इजाजत दे दी, या अगर वो अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहा तो कोर्ट ने उसे फारिग कर दिया, ठीक है, तो कोर्ट फर्दर ऑर्डर कर सकती है एंड मे मेक सच ऑर्डर एज टू कास्ट एज इट थिंक्स फिट, कि उसको तो फारिग कर दिया, अब उसके हवाले से कोई और जो कास्ट वगैरह के हवाले से जो ऑर्डर पास करना चाहे वो कर दिया। सब रूल 2 में कि वेयर द गार्जियन फॉर द सूट रिटायर्स, डाइज और इज रिमूव्ड, कि वो रिटायर हुआ या उसकी डेथ हो गई या कोर्ट की तरफ से उससे फारिग कर दिया गया। ड्यूरिंग डिपेंडेंसी ऑफ द कोर्ट, द pendency of the suit, the court shall appoint a new guardian in his place.
तो सूट क्योंकि अभी तक पेंडिंग में कोर्ट में, तो लिहाजा कोर्ट नया गार्जियन उसकी जगह पर अपॉइंट करेगी। रूल 12 पे आता है कोर्स टू बी फॉलोड बाय माइनर प्लेंटिफ और एप्लीकेंट ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, कि जब माइनर जो है आगे चल के वो मेजर बन गया है। मेजर मीन्स फौज वाला मेजर नहीं, बल्कि एज के पॉइंट ऑफ व्यू से। A minor plaintiff or a minor not a party to a suit on whose behalf an application is pending. A minor plaintiff or a minor not a party to a suit on whose behalf an application is pending shall, on attaining majority, elect whether he will proceed with the suit or application. कि एक माइनर प्लेंटिफ है या वो माइनर जिसकी तरफ से कोई एप्लीकेशन, सूट में तो पार्टी नहीं है वो दूसरा माइनर, लेकिन उस तरफ से कोई एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की हुई है और अब वो अभी तक पेंडिंग में है, केस दौरान वो मेजर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। अब जब बड़े हो गए तो वो डिसाइड करेंगे कि आया वो उस सूट को या उस एप्लीकेशन Do you को want to start प्रोसीड FX करना trading चाहते हैं, but उसको don't have enough कंटिन्यू करना experience? चाहते हैं, या Or you can विथड्रॉ करना या खत्म करना चाहते हैं। Where he elects to proceed with the suit or application, he shall apply for an order discharging the next friend and for leave to proceed in his own name. अगर वो उसमें प्रोसीड करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन मूव करेंगे कि नेक्स्ट फ्रेंड को फारिग कर दिया जाए और उसको खुद को इजाजत दी जाए उसके अपने नाम से ये सूट प्रोसीड करने के लिए। The title of the suit or application shall in such case be corrected so as to render read henceforth। अब क्योंकि वो मेजर हो गया, उन्होंने प्रोसीड करने के लिए डिसाइड किया और एप्लीकेशन भी मूव की कि उसके उसके जाती नाम से ही उसको प्रोसीड करने की इजाजत दी जाए, तो लिहाजा अब उनका जो टाइटल है, सूट का जो टाइटल है, वो चेंज हो जाएगा। Where he elects to abandon the suit or application, he shall, if a sole plaintiff or sole applicant, apply for an order to dismiss the suit or application on repayment of costs incurred by the defendant or opposite party, or which may have been paid by his next friend। अगर वो सूट या एप्लीकेशन से विथड्रॉ करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, और अगर वो अकेला प्लेंटिफ है या अकेला एप्लीकेंट है, जो पहले माइनर था बड़ा हो गया, तो कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे कि क्योंकि वो विथड्रॉ करना चाहते हैं तो भले उनका सूट या उनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी जाए और जो डिफेंडेंट के जो अखराजात वगैरह हुए हैं वो भरने के लिए तैयार है या वो भर रहा है। ठीक है, डिफेंडेंट है या अपोजिट पार्टी, सूट में डिफेंडेंट है, एप्लीकेशन में अपोजिट पार्टी होगा, और विच मे हैव बीन पेड बाय हिज नेक्स्ट फ्रेंड, या उसके जो नेक्स्ट फ्रेंड ने कोई अखराजात वगैरह पे किए थे तो वो भरने के लिए तैयार है। तो दोनों बातें कवर्ड है कि जब माइनर जो है वो मेजर हो गया है तो डिसाइड करेगा फर्स्ट लीग के सूट को या एप्लीकेशन को प्रोसीड करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं। अगर वो प्रोसीड करना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन देंगे कि नेक्स्ट फ्रेंड को फारिग कर दिया जाए और उनके जाती नाम से ही वो सूट फर्दर प्रोसीड किया जाए, और इस तरह उनका सूट या एप्लीकेशन का टाइटल जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर वो छोड़ना या खत्म करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन देंगे कि वो विथड्रॉ करना चाहते हैं, उसके नतीजे में वो सूट या एप्लीकेशन डिसमिस होगी और वो अखराजात वगैरह जो अदर पार्टी या डिफेंडेंट ने भरे हैं वो भर के रहेंगे। Any application under this rule may be made ex parte, but no order discharging a next friend and permitting a minor plaintiff to proceed in his own name shall be made without notice to the next friend। अब थोड़ा सेंसिटिव मामला भी है, उसके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो सब रूल 5 बता रहा है कि जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन तो एक्स पार्टी दी जा सकती है,
ठीक है, अकेले तौर पर दी जा सकती है एप्लीकेशन, लेकिन उनको डिस्चार्ज करने का ऑर्डर, किसको, नेक्स्ट फ्रेंड को डिस्चार्ज करने का ऑर्डर या माइनर जो प्लेंटिव है उसको अकेले प्रोसीड करने का जो ऑर्डर है वो उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक नेक्स्ट फ्रेंड को नोटिस न दिया जाए, उसको सुना ना जाए। अब नेक्स्ट फ्रेंड को नोटिस दिया है, नेक्स्ट फ्रेंड को सुना जाएगा, उसके बाद इस पर इस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाएगा। दो रूल है जस्ट इसमें, हम कर लेते हैं कवर। हम अभी तक हमारा तकरीबन 10 मिनट का टाइम है, तो ऑर्डर भी ये कंप्लीट हो जाएगा। रूल 13 है कि वेयर माइनर कोप्लेंटिव अटेनिंग मेजॉरिटी डिजर्व टू रेप्यूडिएट सूट। अब माइनर कोप्लेंटिव है, मेन कोप्लेंटिव है, फर्स्ट जो प्लेंटिव है वो माइनर नहीं है, समझे, वो बड़ा है, मेजर है, कोप्लेंटिव माइनर है। Where a minor co-plaintiff on attaining majority desires to repudiate the suit, he shall apply to have his name struck out as a co-plaintiff, and the court, if if it finds that he is not a necessary party, shall dismiss him from the suit on such terms as to the costs or otherwise as it thinks fit. कि अगर सूट में जो माइनर को प्लेंटिफ है वो जब बड़ा हो जाता है, मेजर हो जाता है, मेजॉरिटी अटेन करता है, मेजॉरिटी अटेंड करता है और वो चाहता है कि वो सूट को मनसूख करना चाहता है, वो सूट से निकल जाना चाहता है, तो वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट में, एप्लीकेशन दे सकता है कि वो सूट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, उसका नाम निकाल दिया जाए। ठीक है, और कोर्ट अगर समझती है कि ये नेसेसरी पार्टी नहीं है, हमने नेसेसरी पार्टी प्रॉपर पार्टी पढ़े हुए हैं ऑर्डर 1 में, तो कोर्ट अगर समझती है कि ये नेसेसरी पार्टी नहीं है तो उसको सिर्फ उस एप्लीकेंट को सूट से निकाल देगी, उसका नाम निकाल दिया जाएगा। सब रूल 2 बता रहा है कि नोटिस ऑफ एप्लीकेशन शैल बी सर्व्ड ऑन द नेक्स्ट फ्रेंड, क्योंकि वो पहले माइनर था, फिर मेजर बना है, और मेजर बनने के बाद वो एप्लीकेशन दे रहा है, तो इस बात का नोटिस जो है, उन्होंने जो एप्लीकेशन मूव की है कि वो सूट से निकलना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन सर्व की जाएगी, उसका नोटिस दिया जाएगा नेक्स्ट फ्रेंड को on any co-plaintiff and on the defendant, और उसके अलावा जो अदर co-plaintiffs है उनको भी नोटिस दिया जाएगा, और जो डिफेंडेंट है उनको भी नोटिस दिया जाएगा। सब रूल 3 है the cost of all parties of such application and of all or any proceeding therefore head in the suit shall be paid by such person as the court directs। अब ये जो अखराजात वगैरह है उसके अगर कास्ट कोर्ट इम्पोज करती है तो कौन कितनी कास्ट इम्पोज करेगा, पे करेगा, कोर्ट अपने ऑर्डर में मेंशन करेगी या जिस तरह कोर्ट डायरेक्ट करे। Where the applicant is a necessary party to the suit, the court may direct him to be made a defendant। अब क्योंकि वो था प्लेंटिफ लेकिन पहले माइनर था और नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू था, अब बड़ा हो गया तो उसने एप्लीकेशन दी कि वो सूट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, मनसूख करना चाहते, उसका नाम निकाल दिया जाए। ठीक है, कोर्ट ने नोटिस दिया, अगर नेसेसरी पार्टी नहीं है, नोटिस दिया अदर पार्टीज को, और नेसेसरी पार्टी नहीं है तो निकाल दिया। लेकिन अगर कोर्ट समझती है कि ये नेसेसरी पार्टी है, इसको निकाला नहीं जा सकता, और उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि उसे निकाल दिया जाए, बतौर प्लेटिव निकाल दिया जाए, तो लिहाजा इस सूरत में क्योंकि वो नेसेसरी पार्टी है तो कोर्ट उसको उसका स्टेटस चेंज करके उसको डिफेंडेंट के तौर पर उसमें कंटिन्यू रखेगी, उसको निकालेगी नहीं। इसके बाद रूल है 14 unreasonable or improper suit। A minor on attaining majority may, if a sole plaintiff, apply that a suit instituted in his name by his next friend be dismissed on the ground that it was unreasonable or improper। कि वो माइनर जिसके ब्याह पर थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड सूट दाखिल किया गया था, थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड सूट दाखिल किया गया था, वो जो सूट है क्योंकि अब वो माइनर बड़ा हो गया है, तो उसका
वो सूट खत्म कर दिया जाए, उसको सारी बड़ा हो गया और अब वो कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर रहा है कि ये जो सूट है डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि ये अनरीजनेबल है, गैर मुनासिब है और इम्प्रॉपर है, सही नहीं है, गैर मुनासिब है, इसको सूट को डिसमिस कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत में भी इसकी एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन पर जो अदर पार्टीज हैं उनको नोटिस दिया जाएगा, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि वाकई ये जो सूट है अनरीजनेबल है, इम्प्रॉपर है, तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन ग्रांट कर देगी और नेक्स्ट फ्रेंड को ऑर्डर करेगी कि वो अखराजात पे करे ऑफ ऑल पार्टीज इन रेस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑफ एनीथिंग डन इन द सूट और मेक सच अदर ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। क्योंकि सूट फाइल किया था नेक्स्ट फ्रेंड ने और कोर्ट सेटिस्फाई है कि ये अनरीजनेबल है, इम्प्रॉपर है, तो लिहाजा लाइबिलिटी नेक्स्ट फ्रेंड पर आती है, तो कोर्ट उसके अखराजात का ऑर्डर कर सकती है या कोई और ऑर्डर अखराजात टू बी पेड बाय नेक्स्ट फ्रेंड या कोई और ऑर्डर। एप्लीकेशन ऑफ रूल्स टू पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, द प्रोविंस कंटेंट इन रूल 1 to 14। अभी तक हमने जो पढ़ा रूल 1 से रूल 14 तक पढ़ा, ठीक है। तो ये सब रूल 15 बता रहा है कि ये सारे रूल so far as they are applicable shall extend to person judged to be of unsound mind, उन पर भी अप्लाई होंगे जो कि अनसाउंड माइंड है। दोनों सूत्रों में ऑब्जेक्ट क्या है कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, माइनर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है क्योंकि माइनर है, उनको मामलात का पता नहीं है, अनसाउंड माइंड भी उसको मामलात का पता नहीं है, तो लिहाजा उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये नेक्स्ट फ्रेंड वाली बात है, ये गार्जियन वाली बात, ये सारे जो प्रोविजंस है अनसाउंड माइंड पर्सन के हवाले से भी अप्लाई होंगे। एंड टू पर्सन हु दो not so judge are found by the court on inquiry by reason of unsoundness of mind or mental infirmity to be incapable of protecting their interest when sued or being sued। वो जो जिनको जो अनसाउंड माइंड है और प्रोसीडिंग या केस वगैरह उनके खिलाफ या उनकी तरफ से कोर्ट में चल रहा है या चलना है, ठीक है। और वो लोग भी जो दो who though not to be एज जज आर फाउंड बाय द कोर्ट, हालांकि वो उसमें एज जज नहीं किए गए लेकिन कोर्ट की तरफ से फाउंड किए गए, इंक्वायरी के दौरान इंक्वायरी कराई गई तो पता चला कि बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल इंफर्मिटी आर इनकेपेबल। मीन्स एक को तो वो लोग हैं जिनको पार्टीज बनाया और वो अनसाउंड माइंड है, दूसरे वो लोग जो कि इज्जत तो नहीं किए गए, पार्टीज नहीं किए गए, लेकिन उनके इंटरेस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनमें इन्वॉल्व है, ठीक है। या तो कोर्ट और कोर्ट को पता चला कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से वो अपने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या किसी और बीमारी की वजह से, मेंटल इन्फर्मिटी की वजह से वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो इस सूरत में भी ये रूल 1 to 14 उन पर अप्लाई होंगे। लास्ट रूल है इस ऑर्डर का रूल 16, certain law not to be affected, nothing in this order shall be construed to affect or in any way derogate from the provisions of any local law for the time being in force relating to suits by or against minors or by or against lunatics or other persons of unsound mind। कि ये जो ऑर्डर है ये न तो अफेक्ट करता है न ही मनसूख करता है, डेरोगेशन करता है, डेरोगेशन में है किसके, कि जो ल्यूनेटिक्स हैं या अनसाउंड माइंड पर्सन हैं या जो माइनर्स हैं
उनके खिलाफ या उनकी तरफ से सूट के हवाले से जो लोकल लॉज हैं, जो मकामी लॉज हैं, जो कि फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स है, वो अप्लाइड हो रहे हैं, लोकल लॉज है, तो उन लोकल लॉज को न तो डेरोगेशन में है, न ही उनको अफेक्ट कर रहा है। मीन्स वो अपनी हद तक कायम है, बरकरार है, ऑपरेटिव है। ठीक है, हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। हो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो 33 पढ़ेंगे कि सूट बाय पापर्स। कोई सवाल हो तो जस्ट लास्ट मिनट अभी है सवाल पूछने।